1975 में सिक्किम जब भारत का भाग बनता है तो नेपाल को परेशानी होती है। नेपाल कहता है कि नेपाल को जोन ऑफ पीस चाहिए। आप कहेंगे है क्या? नेपाल प्रपोज करता है एग्रीमेंट पर साइन करे पाकिस्तान, चाइना और इंडिया कि कोई भी कभी भी अपना कोई मिलिट्री बेस, कोई ऑपरेशन नेपाल में करेगा ही नहीं। चाइना ने कहा साइन कर लीजिए आप, पाकिस्तान ने कहा प्लीज साइन कर लीजिए आप, इंडिया ने कहा नहीं। तो आप कहेंगे ऐसा इंडिया ने क्यों कहा? पहले आप समझिए चाइना ऐसा क्यों कह रहा था। 1975 था ये। ऑलरेडी चाइना को पता है कि नेपाल अगर सबसे ज्यादा अच्छे रिश्ते किसी के साथ रखता है, बीच में अप एंड डाउन चलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिपेंडेंस और गुड रिलेशंस किसके साथ हैं? इंडिया के साथ हैं। पाकिस्तान को भी पता है, अरे नेपाल ये तो भाई इंडिया के साथ रहता है, और अगर इसने ऐसे एग्रीमेंट पर इंडिया से साइन करा लिया कि कभी भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन, कोई मिलिट्री बेस नेपाल की सरजमी पर होगा नहीं, तो इससे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगी किसको? अरे उसको होगी जो इतने समय से कोशिश कर रहा था कि नेपाल उसके साथ आ जाए। वो अलग बात है बीच में हिमालयास खड़े थे, लेकिन तकनीक के सहारे, पैसे के सहारे आज उन हिमालयास की दीवार को भी तोड़कर वो ट्रांस हिमालयन नेटवर्क बना रहा है चाइना, जो कि हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। इस पूरी स्टोरी को जानते हैं। इस लेक्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले कुछ करंट डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, फिर उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे ऐसा लग रहा है कि नेपाल अब चाइना के इतने ज़्यादा क्लोज हो गया है कि उसका खामियाजा बहुत बड़ा भारत के लिए हो सकता है, अनटिल अनलेस हम अपनी डिप्लोमेसी और जो रियलिस्ट यू कैन से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें से कुछ निकाल कर करें। इसके बाद हम जाएंगे रूट्स पर, क्योंकि आज अगर किसी के रिश्ते किसी के साथ डिफाइन होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पास्ट के कुछ इवेंट्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी से सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। और उसके बाद हम आज के चैलेंजेस पर बात करेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले फ्रंटियर पर हो, जिस पर इससे पहले हम नहीं जानते थे कि अच्छा चाइना के लिए ये भी एक बड़ा फ्रंट हो सकता है, लेकिन कैसे है, क्या गेम है, सब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब ये वीडियो हम बना क्यों रहे हैं? रिसेंट अपडेट क्या आया है कि यहाँ पर केपी शर्मा ओली जी, नेपाल के प्रधानमंत्री, पहुंचते हैं चाइना, और इस 3 डे विजिट में वो साइन करते हैं बीआरआई को लेकर एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर बीआरआई पर तो शायद 2017 में साइन कर दिया था। साइन तो किया था, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट काम नहीं कर पा रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया की तरफ से भी दबाव था। नेपाल को पता था ट्रेड एंड ट्रांजिट के लिए इंडिया पर भी तो डिपेंडेंट है नेपाल, लैंडलॉक्ड है नेपाल। तो ऐसे में भारत को नाराज नहीं किया जा सकता, और भारत इतनी आर्थिक मदद देता है, क्रेडिट लाइन देता है, ग्रांट्स देता है, हमारे हर साल के बजट में से ग्रांट होता है। 60 लाख से ज्यादा नेपाली लोग भारत में रहते हैं, जमीन खरीदकर बिजनेस करते हैं, यहीं पर सेटल्ड हैं। तो नेपाल को लगा कि एक हार्मनी वाला क्लॉज तो यहां पर रखना पड़ेगा। तो नेपाल ने जब चाइना के साथ बीआरआई को लेकर एग्रीमेंट साइन किया था तो उसमें ये हार्मोनियस क्लॉज रखा था। इसका मतलब था कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि इस इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रबल्ड रिलेशनशिप है इसको हाईलाइट करेगा, तो नेपाल उसमें नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए नेपाल एक बफर स्टेट है दो बड़ी ताकतों के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में। चाणक्य के मंडल सिद्धांत के हिसाब से देखें तो नेपाल है मध्यमा। मध्यमा का मतलब आप बीच में हैं, और बीच में होने से आपके एडवांटेज भी हैं, लेकिन अगर आपने कुछ लाइन क्रॉस करी तो डिसएडवांटेज भी हैं। मतलब एडवांटेज ये है कि अब दो बड़ी ताकतें चाहेंगी आप पर अपना इन्फ्लुएंस रखना, आपको अपने पास रखना, तो आप दोनों से ज्यादा एडवांटेज ले सकते हो। जैसे कि अभी मैं जिक्र करूंगा 1950 की फ्रेंडशिप ट्रीटी का, जिसके तहत ज्यादा फेवर नेपाल को मिला, ना कि इंडिया को। क्यों? क्योंकि मध्यमा है तो लुभा कर रखना पड़ेगा, अपना दोस्त बनाकर रखना पड़ेगा। तो ज्यादा एडवांटेज देना है दे दो, क्योंकि देश की सुरक्षा से बड़ा थोड़ी ना कुछ होता है, राइट? ये पैसे की कीमत क्या है? देश की कीमत सबसे बड़ी है। तो इस वजह से ऐसा किया गया। फिर वो ट्रीटीज रिवाइज भी हुई, अभी हम उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन पॉइंट इज, नेपाल ने कहा चाइना आपसे भी तो कुछ एडवांटेज मिल सकती है। चाइना ने कहा बिल्कुल, आज तुम्हारे पास पैसा भी बहुत ज्यादा है, वो 1950s अलग था, आज का चाइना अलग है, वहां से भी एडवांटेज लिए। लेकिन अगर दोनों तरफ से जो आप एडवांटेज लेते हैं, अगर वो एक तरफ जहां से आपके रिलेशनशिप ज्यादा अलाइन थे उसके लिए बड़ा खतरा बन जाए, तो भाई साहब
जो अभी तक तुम्हें एडवांटेज मिल रही थी वो तो जाएंगी ही जाएंगी, दूसरे से जो एडवांटेज लेकर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाह रहे थे शायद वो भी ना बढ़ा पाओ। तो इस वजह से नेपाल ने जो किया ये कोई एहसान नहीं था, नेपाल ने एक सूझबूझ का इस्तेमाल करा और हार्मोनियस क्लॉज यहां पर लगवा लिया। अब लेकिन इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट इनके आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि वहां पर कंट्रवेंशन था। दूसरी नेपाल को सीख मिली श्रीलंका को लेकर। श्रीलंका ने, याद है आपको, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर हम पोर्ट मॉडर्नाइजेशन करेंगे, हम बन टोटा दे बैठे। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं था और उसके बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया। ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस में जब श्रीलंका ने रीच आउट किया चाइना को कि वी नीड इकोनॉमिक हेल्प, तो चाइना वाज लाइक, अरे हम तो तुम्हारे सबसे बड़े फॉरेन लैंडर्स में से ऑलरेडी हैं, हमारा इतना बड़ा उधार तुम पर है और तुम हमसे और पैसे मांग रहे हो। उस समय पर श्रीलंका की आर्थिक मदद किसने की? इंडिया ने की। ऑलरेडी जो हमारे लोन वहां पर थे हमने उसको रिस्ट्रक्चर किया, कहा कि अभी देने की जरूरत नहीं है, लो लोन पेमेंट में भी मोरेटोरियम ले लो, अदर क्रेडिट लाइन भी ले लो। तो यानी कि नेपाल को इससे सीख मिली कि यार यहां पर हमें चाइना पर ज्यादा डिपेंडेंट होकर नुकसान हो सकता है। लोन के नाम पर जो ये बीआरआई प्रोजेक्ट बनाता है और कहता है एक बार आप प्रोजेक्ट लगा लो, पैसा ही पैसा होगा, आप हमारा पैसा भी दे पाएंगे और अमीर भी हो पाएंगे। कौन अमीर हो रहा है ऐसे प्रोजेक्ट से? फाइनली इन्होंने इस बार जो विजिट में गए, तो देखिए ये क्रूशियल क्यों है, क्योंकि इस विजिट में इन्होंने कहा कि बीआरआई प्रोजेक्ट बनेंगे तो सही लेकिन नेपाल लोन नहीं लेगा। आप कहेंगे इतना पैसा आ गया कि लोन नहीं लेगा? नहीं नहीं, कह रहे हैं हमें ग्रांट दे दो। अब ये बातचीत इनके बीच में चल रही थी पिछले कई सालों से। अब चाइना इस पर एग्री नहीं कर रहा था। चाइना कह रहा है ये क्या बात हुई भाई, तुम्हारे यहां पर बनेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और तुम कह रहे हो लोन नहीं लोगे, तो प्रोजेक्ट तुम्हारे, पैसा हम क्यों लगाएंगे भाई, ग्रांट क्यों देंगे? ग्रांट इज लाइक दान, दे दिया हमें वापस नहीं चाहिए। लेकिन इस बार नेपाल ने कन्विंस कर लिया है। अब आप सोचो, क्या बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए चाइना ग्रांट दे रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, उधार नहीं है ये, तो क्या ऐसे ही दे देगा? नहीं नहीं भाई साहब, इसके बदले कुछ तो चाहता होगा चाइना। अब यही इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि अब बीआरआई के जो प्रोजेक्ट हैं वो इंप्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे, जिनके कयास पहले से लगाए जा रहे थे। क्या कयास थे? कि रोड के नेटवर्क, रेलवे के नेटवर्क चाइना से कनेक्ट करते हुए इंडिया का जो बॉर्डर है, यानी कि बिहार और यूपी वाला बॉर्डर, स्पेशली इंडो गैंगेटिक प्लेन, इनको टारगेट कर सकता है चाइना। यहां तक वो प्रोजेक्ट्स आएंगे। इसके अलावा टेलीकॉम, चाइना का ये जो डिजिटल्स, जो सिल्क, मतलब एक तो सिल्क मैरीटाइम रूट है, एक है इनका डिजिटल रूट। तो ऐसे में इन्होंने नेपाल के साथ कहा है कि ZTE और हमारी हुआवे, ये दो कंपनीज आपके यहाँ टेलीकॉम मॉडर्नाइजेशन करेंगी और जो नेक्स्ट जनरेशन का नेटवर्क है वो आपके यहाँ लाएंगी। तो नेपाल ने कहा ग्रांट से होगा ना? तो कहा जी ग्रांट से होगा, टेंशन नहीं, मतलब जब लोन आप ले ही नहीं रहे। तो भाई साहब, जहां पर कुछ फ्री मिल रहा हो तो हमेशा समझ लेना फ्री कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो है जो चाइना एडवांटेज में बहुत ज्यादा लेगा। डिजिटल सिल्क रोड से कनेक्ट कर रहा है एक तरीके से। अब जो इनका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सेक्टर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स फॉर दिस कम्युनिकेशन टेक एंड दीज सर्विसेज, इसमें एक तरीके से डिपेंडेंस कहीं ना कहीं किस पर आ जाएगी? चाइना पर आ जाएगी। चाइना उस अपनी जो डिपेंडेंस नेपाल को पे क्रिएट कर लेगा, उससे फिर पैसा बनाएगा और उससे फिर इन्फ्लुएंस बनाएगा। मैंने कहा पैसे से बड़ा है जो जियोपॉलिटिकल एम चाइना चाहता है, क्योंकि उससे फिर और बिजनेस भी बिल्ड होता है। ट्रांस हिमालयन नेटवर्क, यही हम इंडिया के लिए खतरा है। इसी विजिट में उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज एंड कल्चर के बीच में, मतलब की बेसिस पे जो इंडिया के साथ, क्योंकि एक बड़ा पॉइंट क्या है कि देखो जी कल्चरल सिमिलरिटी है, देखो हिस्टोरिक टाइज है, रोटी बेटी का रिश्ता है। तो चाइना इज लाइक अच्छा, ये रोटी बेटी, ये धर्म के रिश्ते, इस वजह से इनके बीच में बहुत ज़्यादा टाइज हैं। चलो अब हम ऐसा करते हैं, हमारी लैंग्वेज हमारा कल्चर ये नेपाली जनता को सिखाते हैं। ऑलरेडी इनका कन्फ्यूशियस सेंटर नेपाल में बना हुआ है, अब ये अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। नेपाली स्टूडेंट्स को कह रहे हैं आइए आप चाइनीज़ पढ़िए, हमारे कल्चर को जानिए, स्कॉलरशिप्स लीजिए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। क्योंकि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में आप किसका इस्तेमाल करेंगे? जब नेपाल की गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट में किसी बात पर बात नहीं बनेगी, किसी मुद्दे पर बात नहीं बनेगी, तो उसमें फिर क्या किया जाएगा? ऐसे जो लोग जिनको अब चाइना ट्रेन करेगा नेपाल के लोगों को कल्चर, लैंग्वेज एंड अदर एक्टिविटीज में, वही लोग जब मीडिया में इंपॉर्टेंट पर्सन बनेंगे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में की पोजिशन पर होंगे, फिर उनके और चाइना के बीच में बातचीत के थ्रू वो उनकी सरकार पर इन्फ्लुएंस कर सकेंगे।
बॉर्डर सिक्योरिटी हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न हो जाएगा। कारण ऑलरेडी हमें पता है बीआरआई का ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये भारत के क्षेत्र से होकर जाता है, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऑलरेडी इंडिया का कंसर्न है कि तुमने हमारी सॉवरेनिटी पर हमला किया है, हमारा क्षेत्र, और तुम पाकिस्तान से परमिशन लेकर वहां पर रोड बना रहे हो। अब ऐसी रोड नेटवर्क आपके नेपाल में बनेगी। तो एक तरीके से जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है, जो ये कहती है कि भारत को घेरने की कोशिश है प्लस यहां से भी घेरने की कोशिश है, तो ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क ये जो थ्योरी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसमें चाइना को और ज्यादा फॉरवर्ड फुटिंग दे रहा है। अब इंडिया नेपाल के रिलेशन में बफर कहां से, देखिए 1100 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर, और ये हैं 5 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं। तो अब इतना बड़ा बॉर्डर है और यहां पर है हिमालयाज, तो अल्टीमेटली प्लेन से कनेक्टेड तो इंडिया की तरफ से है। तो इसी वजह से ट्रेड एंड ट्रांजिट के लिए कोलकाता पोर्ट का इस्तेमाल इंडिया ने का लो फेवरेबल टर्म्स पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब इसमें वो चाह रहा है कि हम डिपेंडेंट ना रहें इंडिया पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिपेंडेंट होने से शायद इंडिया हमारे देश में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता है। हिस्टोरिकल कनेक्शन को देखें तो रामायण में भी जिक्र है और महाभारत में भी। रामायण में भगवान राम अयोध्या से और माता सीता जनकपुर, ऐसी कीरस के बारे में कहा जाता है जो पांडव के साथ से सब मतलब तरफ से लड़े थे, वो भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। और महात्मा गौतम बुद्ध से तो हम सब वाकिफ हैं, लुम्बिनी और नेपाल एंड देन फिर सारनाथ इंडिया, तो ये क्लोज कनेक्शन रहा है। लेकिन यहाँ पर इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, चाहे रिलीजन चाहे सोसाइटी, ये क्लोज कनेक्शन रहे हों और अभी भी हैं, डीप कनेक्शन है इंडिया और नेपाल की जनता में। लेकिन जब प्योर क्रूड कंसर्न्स आते हैं इकोनॉमिक मिलिट्री इन्फ्लुएंस के, कैसे आप ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं दूसरे अन्य पड़ोसी देशों से जैसे कि चाइना से, तो ये जो क्लोज कनेक्शन है कई बार इनको साइडलाइन कर दिया जाता है या फिर इसको नीचे वाली लेयर पर रखा जाता है। यानी कि ये सारी चीज़ें काम करती रहेंगी, लेकिन जो टॉप लेयर है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, इकोनॉमी, कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, पॉलिटिक्स। हमने इंडिया और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर्स देखे, रोटी बेटी का रिश्ता देखा है। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनके रिश्तेदार नेपाल में बिजनेस सेट करा हुआ होगा, या नेपाल से इंडिया में शादियां हुई होंगी, बिजनेस हुए होंगे। अब इंडिया ने कैसे एक्चुअली लूज कर रहा है नेपाल को, इसका सबसे पहले जिक्र कर आता है ट्रीटी ऑफ सगोली से। अब ट्रीटी ऑफ सगोली रिप्रेजेंट कर रही है नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच में वॉर हुआ। अब उसमें नेपाल हार गया, नेपाल खो बैठा सिक्किम को। उस समय पर जो चोग्याल रूलर्स हैं सिक्किम के, उन्होंने भी ब्रिटिश को सपोर्ट किया। और जो इस साइड है यानी कि ईस्टर्न साइड, यहां पर गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन, ये चले गए इनके हाथ से। देखिए वेस्ट रीजन में गढ़वाल कुमाऊं और ईस्ट में मतलब इनका ईस्ट, तो ईस्ट में सिक्किम। तो जैसे ये चले गए तो तभी से नेपाल के अंदर सेंटिमेंट था कि यार गढ़वाल कुमाऊं रीजन जो आज उत्तराखंड का पार्ट है, पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था, ये तो भाई नेपाल का भाग होता था। फिर उसके बाद फाइनली जो चीज़ हो गई तो हो गई। उसके बाद जब ये ब्रिटिश इंडिया था, उसके बाद यहाँ पर अल्टीमेटली इंडिया है। अब जो ब्रिटिश जो ट्रीटीज रखते थे नेपाल के साथ, वो प्रोटेक्टोरेट वाली रखते थे। प्रोटेक्टोरेट का मतलब तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मा हमारा, लेकिन ध्यान रखना फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, इसमें जो ब्रिटिश है उनका एक रोल तो रहेगा, उनको नाराज मत करना, उनके कंसर्न्स को हमेशा ध्यान रखना। फाइनली जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो वहां पर जो राणा प्राइम मिनिस्टर थे, शमशेर राणा जंग बहादुर, तो इन्होंने सोचा कि ऑलरेडी 1950 में तिब्बत को कब्जा रहा है आपका चाइना, तो अगर तिब्बत को कब्जा लिया, और माओ जेडोंग कह रहे हैं पाम एंड 5 फिंगर स्ट्रेटेजी, यानी कि पाम तो है तिब्बत और एक फिंगर अगर सिक्किम है तो दूसरी फिंगर यहां पर नेपाल भी है, तो यानी कि भूटान, सिक्किम, नेपाल, इन सबको खतरा है। तो सबको खतरा है तो अब क्या करें, तो नेपाल को लगा यार इससे अच्छा है कि यार इंडिया के साथ जो फ्रेंडशिप ट्रीटी ब्रिटिश टाइम में थी उसी को कंटिन्यू किया जाए। तो यहां पर ये नेपाल के पीएम हैं और यहां पर इंडिया की साइड से एम्बेसडर हैं, दोनों ने ट्रीटी को साइन किया, इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी। अब अभी तक एक कंटेंशन का पॉइंट ये है, मतलब जो नेपालीज लोग कहते भी हैं कि ये ट्रीटी भी अनइक्वल थी। उन्होंने कहा कि आप नेपाल को देश अलग से मान ही नहीं रहे थे, इक्वल लेवल पे मान ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप हमारी तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर और आपकी तरफ से ट्रीटी साइन कर रहे हैं आपके एम्बेसडर, ये थे चंद्रेश्वर नारायण सिंह जी, जो भारत से एम्बेसडर थे नेपाल में। तो उन्होंने कहा भाई ऑफिशियल जो रूल होता है, प्रोटोकॉल तो ये होता है कि हमारे साइड से भी इनके लेवल का अगर ऑफिसर साइन कर रहा है तो आप इनसे साइन कराते, लेकिन हमारी साइड से अगर पीएम साइन कर रहा है तो भाई आपके साइड से तो भी तो पीएम के इक्विवेलेंट ही साइन होता।
तो यानी कि आपने तो मान लिया आपके यहाँ का एम्बेसडर इक्वल टू इंडियाज, मतलब इक्वल टू नेपाल पीएम, ये तो गलत है। हालांकि इस ट्रीटी में फेवर किया गया नेपाल को, मोर फेवर टू नेपाल। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर इंडियंस चाहते उस समय पर उस ट्रीटी के हिसाब से कि भाई वो नेपाल में लैंड परचेस कर लें, अपने नाम से बिजनेस कर लें, तो नहीं कर सकते थे। लेकिन ये दोनों सहूलियतें किसको दी गई? नेपाली जनता को। ओपन बॉर्डर है, नेपाल की जनता यहां पर जमीन खरीदना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, इवन कई गवर्नमेंट जॉब में भी आना चाहती है, आ सकती है, बट सेम वाज नॉट अलाउड टू इंडियन पीपल इन नेपाल। तो भाई ये तो इनके फेवर में हो गई। फिर उसके बाद 1960s में हालांकि सिटीजनशिप रूल्स रिलैक्स हुए और फिर इंडियंस को भी कुछ एडवांटेज मिली कि भाई क्योंकि आप वहां पर काम कर रहे थे, अपने नाम से बिजनेस नहीं करा, किसी और के नाम से बिजनेस कर रहे थे, आप इतने समय से रह रहे हैं, तो चलिए आपको भी नागरिकता दे दी जाएगी। अब इससे क्या हुआ कि नेपाल में इंडियंस की जो जनसंख्या वो बढ़ी। अब नेपाल को यह कंसर्न लगा कि भाई ये लोग तो प्राइमरली इंडियन थे और अब ये नेपाल के सिटीजन बन गए, तो अब ये नेपाल की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेंगे, और नेपाल की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेंगे तो किसके फेवर में करेंगे? इंडिया के फेवर में करेंगे। तो यहां पे भी एक इनका पॉइंट था। 1975 में जब सिक्किम बन गया भारत का भाग, तो इन्हें कंसर्न लगा कि भाई सिक्किम बन गया तो कहीं ऐसा ना हो कभी नेपाल को भी बनाने की कोशिश की जाए अपना पार्ट। तो पहले से ही डिक्लेयर करा दो जोन ऑफ पीस एग्रीमेंट में कि पाकिस्तान, चाइना और इंडिया तीनों में से कोई मिलिट्री बेस, मिलिट्री ऑपरेशन नेपाल में करेगा ही नहीं। इंडिया ने मना कर दिया था। हमने क्यों मना कर दिया? क्योंकि भाई हमें पता था कि नेपाल वाज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड फॉर स्मगलिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, और जिसमें आईएसआई का भी हाथ रहता है। तो अगर आईएसआई ऑलरेडी नेपाल को एक हॉटबेड की तरह इस्तेमाल करती रही है एंटी इंडिया एक्टिविटीज में, तो भाई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, और अगर कुछ बड़ा हो गया तो हमारी मिलिट्री को नेपाल की मिलिट्री के साथ कोऑपरेट करके कुछ ऑपरेशंस तो करने पड़ेंगे। हो सकता है अगर नेपाल की मिलिट्री की स्ट्रेंथ कम है तो हमें स्टेशन भी करना पड़े। तो इस वजह से हमने साइन नहीं किया। इसकी वजह से उनमें और कंसर्न आ गया कि यार यानी कि इंडिया जो है कुछ और चाहता है। फाइनली 1988 में एक और मुद्दा उठा। ट्रेड एंड ट्रांजिट के लिए दो अलग अलग ट्रीटीज थी। यानी कि ट्रेड का मतलब है व्यापार और ट्रांजिट का मतलब है आना जाना, मूवमेंट। तो अब कहा गया, इंडिया ने कहा कि जब क्योंकि अब ये टाइम आ गया है इन ट्रीटी को एक्सटेंड करना है, तो लेट्स डू वन थिंग कि ट्रेड एंड ट्रांजिट को लेकर एक सिंगल ट्रीटी बना लेते हैं। तो हमने इसलिए कहा क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हट जाएंगे, एक ही ट्रीटी होगी, उसी के बेसिस पे सारा काम चलता रहेगा, तो फास्ट ट्रैक हो जाएगा ट्रेड एंड ट्रांजिट। नेपाल को भी फायदा होगा, इंडिया की भी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, कंबरसम प्रोसेस है, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। प्लस इंडिया का कंसर्न ये भी था कि ऑलरेडी जो आईएसआई है वो नेपाल को बेस बनाकर लोगों को भी वहां पर लाता है, और फिर जो आपके कोलकाता पोर्ट के थ्रू जो कार्गो जाता है, हालांकि चेक होता है, लेकिन वहां पर भी वो कई तरीकों से ड्रग्स और वेपन्स इनका भी स्मगल करता है। ये कई सारी चीजें पाई गई। तो इंडिया ने सोचा अगर हम इसको स्ट्रीमलाइन कर देंगे तो इंडिया को जो खतरा है पाकिस्तान की इन एक्टिविटीज से वो कुछ कम हो जाएगा। लेकिन नेपाल को लगा कि नहीं, नेपाल को लगा कि अगर एक ट्रीटी बन गई तो एक ही ट्रीटी के सहारे दोनों चीजें अगर गवर्न होने लग गई तो इंडिया के पास ज्यादा पावर आ जाएगी नेपाल को इन्फ्लुएंस करने की, क्योंकि नेपाल डिपेंडेंट है ड्यू टू लैंडलॉक्ड। ऊपर तो हिमालय है भाई, चाइना की तरफ से तो क्या ही ट्रेड करेगा। तो अल्टीमेटली कोलकाता किसी तरफ से ट्रेड करना है, इंडिया में ट्रेड करना है, तो इंडिया पर डिपेंडेंट है। तो उसने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। चलो भाई, फिर ट्रीटी आगे कंटिन्यू भी हुई। नेपाल का कहना था कि देखो हम हैं लैंडलॉक्ड कंट्री, तो यूएन का चार्टर भी कहता है कि लैंडलॉक्ड कंट्री को ट्रांजिट देना तो वैसे भी आपका मतलब आपको देना ही पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है, हमारा हक है ये। तो खैर ये ट्रीटी आगे कंटिन्यू भी हुई, लेकिन उसके बाद हमने कहा कि देखो अभी जो प्रेजेंट ट्रीटी है उसकी वजह से दो ट्रीटी सेपरेट है, उसकी वजह से मिसयूज हो रहा है इस ट्रीटी का बाय एनिमीज ऑफ इंडिया, तो हम इसको इस तर्ज पे तो कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो नेपाल ने कहा हम भी फिर मिक्स इसको ज्वाइन करके हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब हुआ क्या, जब वो ट्रीटी का टाइम खत्म हो गया तो अब कैसे होगा ट्रेड एंड ट्रांजिट? तो ट्रेड एंड ट्रांजिट ब्लॉकेड में तब्दील हो गया। इसी वजह से कहा वर्चुअल इंडियन इकोनॉमिक ब्लॉकेड। भाई अगर यहां से सामान वहां जाएगा तो जिन शर्तों पर जाएगा, अगर वो संधि का समय खत्म हो गया है और दोनों देशों ने उसको कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि दोनों अपने अपने पॉइंट पर अड़े हैं, तो फिर उसको अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो ट्रेड पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। जीडीपी 9.7% नेपाल का अगले ही साल घटकर 1.5% हो गया। तो यानी कि नेपाल की इकोनॉमी का इसका भारी नुकसान हुआ, दोनों के हिस्सों में भी खराबी आई। उसके बाद फाइनली नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस समय पी.वी. नरसिम्हा राव जी, ये दोनों मिलते हैं, नेपाल के कृष्ण प्रसाद भट्टाराई जी, और फिर कहते हैं कि चलो ऐसा है, इंडिया तुम्हारा प्राइमरी कंसर्न क्या है? सिक्योरिटी है ना, चलो हम एक स्पेशल सिक्योरिटी रिलेशनशिप पे
एग्री कर लेते हैं। उसके बाद तो हमने कहा ठीक है, अगर आप स्पेशल सिक्योरिटी पर एग्री कर रहे हैं तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रेड एंड ट्रांजिट तो आपका हक है और हम तो आपको ऑलरेडी सपोर्ट करते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये प्रो इंडियन गवर्नमेंट बनी एक, गिरिजा प्रसाद कोइराला जी, इन्होंने भी कहा कि ठीक है जी, जो 2 ट्रीटीज थी आपको उससे दिक्कत, हमने कहा 2 ट्रीटी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने साइन करी और वो आगे बढ़ा। लेकिन 1995 में इनके प्राइम मिनिस्टर आए मनमोहन अधिकारी जी, इन्होंने एक हार्ड स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने कहा कि अच्छा वो जो 1950 की फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसको रिलुक करना पड़ेगा। तो मतलब इंडिया जो सपोर्ट कर रहा है आप उसको अब रिलुक कर रहे हो। अब 2001 में नेपाल की जो बेसिकली नेपाल में मोनार्की थी। अब मोनार्की में पूरे के पूरा जो परिवार है, मतलब ये तो बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था कि पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया, शूट आउट हो गया, उन्हीं के परिवार के एक सदस्य ने, बेटे ने सभी को खत्म कर दिया। अब ये तो पॉलिटिकल वैक्यूम भी हो गया। हालांकि जो किंग ज्ञानेंद्र थे उन्होंने कमान संभाली, लेकिन कहा जाता है कि वो इतने पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल थे नहीं। तो एक तरीके से पावर में आ गया वैक्यूम, और जहां पावर में वैक्यूम आता है फिर क्या होता है, अन्य ताकतें, कई अलग ताकतें चाहेंगी हम भी कब्जा ले अब नेपाल की सत्ता को। तो सेम यहां पर ऐसा हुआ। अब जो माओइस्ट हैं, माओवादी, जिनका लिंक भारत के माओवादियों से भी कहा जाता था, जो क्योंकि जो प्रचंड जो फेमस नेता हुए माओवादियों के, उन्होंने कितने समय भारत में रहे वो, तो इनका लिंक था। फाइनली इन्होंने 240 साल पुरानी जो ये हिंदू मोनार्की वहां पर चलती थी इसको खत्म कराया, और उसके बाद फिर ट्रांजिशन का पीरियड शुरू हुआ, यानी कि मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ। और यहां पर भी नेपाल की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भारत पर आरोप लगाती थी कि आपने किंग ज्ञानेंद्र को शरण दी, क्योंकि भाई जब इनके खिलाफ षड्यंत्र चल रहे थे तो ये भारत आए, दिल्ली में रहे, तो कहा कि आपने इनको शरण दी। फिर हमें लगा कि चलो अब डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो रहा है और हम खुद एक लोकतंत्र हैं, और अगर नेपाल की जनता चाहती है लोकतंत्र तो ठीक है लोकतंत्र, तो हमने लोकतंत्र को सपोर्ट किया। लेकिन उस समय पर आपको क्या लगता है चाइना ने किसको सपोर्ट किया होगा, माओवादियों को, जो कि कम्युनिस्ट, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियल्स में है, क्या लगता है आपको, या फिर किंग को सपोर्ट किया होगा? तो शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऑब्वियस है कि कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया होगा। ऐसा नहीं था। इनिशियली एक्चुअली चाइना का स्टैंड तो इंडिया के खिलाफ था। अगर इंडिया ने कहा कि भाई हम आपके जो किंग ज्ञानेंद्र हैं इनको केवल शरण दे रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल ट्रबल्स चल रहे हैं, जब तक चीजें सेटल ना हो जाए हम चाहेंगे भाई हमारे बॉर्डर सेटल रहें, तो वहां के जो पार्टीज हमारे खिलाफ हो गई। उस समय कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी इनको पैसा हथियार सप्लाई करती थी, दुनिया भर में कम्युनिज्म को फैलाना है और स्पेशली नेपाल इंडिया में फैलाना है। लेकिन जब हमने कहा कि ठीक है भाई हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, तो माओवादी पार्टी अगर एक ऑफिशियल पार्टी बनती है विद अदर डेमोक्रेटिक पार्टीज, ठीक है भाई ट्रांजिशन में हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो फिर जो किंग ज्ञानेंद्र कहा जाता है, इन्होंने मिलिट्री कू करने की कोशिश करी और इसमें इनको हथियार का सपोर्ट दिया चाइना ने। तो चाइना इज लाइक कि भाई हम तो उस तरफ खेलेंगे जिस तरफ इंडिया नहीं खेल रहा, हम तो अपोज में खेलेंगे। खैर फाइनली ये ट्रांजिशन हुआ। अब यहां पर डेमोक्रेटिक सरकार बनी, ये प्रचंड बन गए वहां पे प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने ट्रांजिशन को ब्रेक कर दिया। मतलब ट्रांजिशन हुआ मतलब डेमोक्रेसी की तरफ, लेकिन जो ट्रेडिशन ये था कि आप जो भी अगर वहां पर रूलर बन रहा है, अगर प्राइम मिनिस्टर भी है, क्योंकि अगर मोनार्की थी तो मोनार्की के टाइम पर भी जो गवर्नमेंट है उसको चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर होते थे, जैसे एक टाइम पर राणाज होते थे। तो मतलब जो प्रोसेस था ये था कि आप पहले ना इंडिया जाएंगे, क्योंकि इंडिया तो आपका क्लोजेस्ट अलाय है, लेकिन ये चले गए चाइना में, तो इन्होंने शो कर दिया कि चाइना को ये चूज कर रहे हैं। खैर इंडिया ने कहा कि देखो हम तो नॉन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं नेपाल के साथ, मतलब हम आपसे हमें क्या मिल रहा है उसकी इतनी परवाह नहीं, लेकिन हाँ आपके डेवलपमेंट में, आपके स्टेबिलिटी में लीजिए हमारी तरफ से $50 मिलियन का क्रेडिट लाइन दिया, बजटरी ग्रांट्स दिए, ग्रेन्स दिए। तो ये हमारा तरीका था टू शो द जेस्चर कि भले ही आप चाइना की तरफ इंक्लिनेशन शो कर रहे हैं, लेकिन हमारा कमिटमेंट हमारे रिलेशनशिप में वही है कि यानी कि हम आपके साथ हैं। तो उसकी वजह से फिर देखा गया कि इंडिया और नेपाल में फिर अप्रोचमेंट हुई, दोनों में क्लोजनेस आई। इससे चाइना को लगा यार ये क्या हो रहा है, ये तो चाह रहे थे हमारे खिलाफ हो जाए। खैर अब चाइना को समझ में आ गया कि उसको नेपाल की पॉलिटिक्स में ऐसी कोएलिशन बनानी है जो क्लियर कट चाइना की साइड हो, इंडिया की साइड ना हो। तो अब चाइना ने पैसा, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और एक ऐसी कोएलिशन बनवाई जो कोएलिशन एंटी इंडिया रही, ऐसे स्टेटमेंट देती रही। उसके बाद 2015 यहां पर 2015 वाला टाइम आया, मोदी जी भी गए नेपाल में। उसके बाद मोदी जी मिस्टर शी जिनपिंग से मिले, और शी जिनपिंग के साथ हमने कहा हम 3 पासेस को ओपन करेंगे। एक तो नाथुला पास सिक्किम वाला, लिपू लेक उत्तराखंड, और शिपकिला हिमाचल वाला। तो हमने कहा इनको ओपन करेंगे। अब नेपाल कहने लगा कि लिपू लेक का जिक्र कैसे कर दिया आपने, लिपू लेक का जिक्र नहीं कर सकते आप।
हमने कहा भाई क्यों नहीं कर सकते। कहने लगे कि जो लीपू लेक पास है ये एक्चुअली इंडिया का पार्ट है ही नहीं। अब देखिए अगर आप ये मैप देखें तो भाई लीपू लेक ये उत्तराखंड का एरिया है, तो बेसिकली इंडिया का पार्ट है। लेकिन इनका कहना नहीं नहीं, इनका कहना है कि एक्चुअली ये ट्राइंगल है। ट्रीटी ऑफ सगौली के हिसाब से, इनके हिसाब से काली रिवर का ओरिजिन यहां है और इस वजह से ये पूरा एरिया इनका है। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, अपने हिसाब से कभी भी एक्सटेंड थोड़ा ना कर लोगे। जब आपकी फोर्सेस यहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है, ये पूरा एरिया हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो आप कैसे कर लेंगे। अब इनका एक डॉक्यूमेंट, मतलब एक जो इनके हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि एक्चुअली 1962 के टाइम पर, इंडिया चाइना वॉर के समय पर, जब इंडिया को चाइना के अगेंस्ट अपने फोर्सेस को स्टेशन करना था, तो उन्होंने नेपाल के राजा से बातचीत की थी और यहां पर अपनी फोर्सेस को स्टेशन करने की परमिशन मांगी थी। हालांकि इंडिया का कहना है क्योंकि इंडिया और नेपाल का यहां पर बॉर्डर है, वो परमिशन नहीं थी, वो एक्चुअली केवल एक कोऑर्डिनेशन था। बताया गया था कि देखो हमारी फोर्सेस यहां पर इस एरिया में रहेंगी क्योंकि चाइना के साथ यहां पर फ्रंट है, वो बताया गया था। इट वाज नॉट टेकिंग दिस एरिया फ्रॉम यू बिकॉज यू आर नॉट कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रेटिवली, रेवेन्यू वाइज, दिस एरिया इज पार्ट ऑफ उत्तराखंड, इंडियन स्टेट। खैर, इसके बाद अब यहां पर मुद्दा आता है कि नेपाल में जो तेराई रीजन की पॉपुलेशन है, मधेशी पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल, उनके क्लोज लिंक बताए जाते हैं इंडियन प्लेन्स से। अब जब यहां पर ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में मधेशी पॉपुलेशन का कहना था कि उनके हकों को साइडलाइन किया जा रहा है। अगर हम केवल दो कम्युनिटीज की ही बात कर लें, जैसे कि मधेसीज की बात कर लें और थारू पॉपुलेशन की बात कर लें, आगे आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, तो 40% के आसपास जनसंख्या तो यही है। अगर ये रिजेक्ट करेंगे नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को और उसकी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा, तो मुझे बताइए स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया में भी होगा कि नहीं होगा। इंडिया में भी होगा। तो दैट वाज इंडियाज कंसर्न। इंडिया वाज सेइंग दिस टू नेपाल दैट यू शुड एक्चुअली मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ ऑल। सभी कम्युनिटीज को साथ लेकर चलिए, तभी तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ेगा, आराम से चलेगा आपका देश। लेकिन नेपाल वाज लाइक कि हमें हिदायत मत दो, हमें सलाह मत दो, ये तो इंटरफेरेंस है। हम कह रहे हैं इंटरफेरेंस नहीं है, बात ये बॉर्डर कनेक्टेड है, हम पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो चाइना ने इन्फ्लुएंस किया इस कोalition को और कहा कि देखो इंडिया तुम्हारे अंदर दखल देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इंडिया फायदा उठा रहा है कि तुम डिपेंडेंट हो इंडिया पर। चलो ऐसा करो, ट्रेड एंड ट्रांजिट हमारे साथ भी एग्रीमेंट साइन कर लो। इन्होंने कहा लेकिन वेयर आर रूट्स, रोड चाहिए, रेलवे चाहिए, ट्रेड एंड ट्रांजिट करेंगे कहाँ से। तो चाइना ने कहा अरे अपने कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस रखो, वी आर गोइंग टू बिल्ड। तो फाइनली इन्होंने कहा कि हम बिल्ड करेंगे। अब नेपाल चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एक तो देखिए ये जो एरिया है तिब्बत वाला, अगर इंडिया और नेपाल के क्लोज लिंक है तो आपको नहीं लगता तिब्बत कि आगे का जो फ्यूचर है, चाहे वो फ्यूचर कुछ ऑटोनोमस रीजन से कुछ सेपरेटिस्ट फोर्सेस खड़ी हो जाए, तो ऐसे में उनको लगता है कि शायद नेपाल की जो डिस्ट्रिक्ट जैसे हुमला डिस्ट्रिक्ट, तो इंडिया का प्रेजेंस इन दिस एरिया, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया इसका इस्तेमाल करे तिब्बत में आज़ादी की आग लगाने के लिए और चाइना को कमज़ोर करने के लिए। क्योंकि जब तक तिब्बत का एनेक्सेशन नहीं हुआ था, तिब्बत खाम अमडो का, तो तब तक तो एक्चुअली चाइना और इंडिया के बीच में कोई डायरेक्ट बॉर्डर था ही नहीं, क्योंकि तिब्बत इतना बड़ा रीजन है, राइट। तो ये अगर तिब्बत अलग आज़ाद हो जाए तो इंडिया के लिए तो बड़ी स्ट्रेटेजिक विन हो जाएगी। तो ऐसे में उनको लगता है कि इंडिया के फेवर में ये चीज़ होने नहीं देनी और जो भी ये बफर है इसको अपने तरफ रखना है। और इसकी वजह से चाइना इस समय नेपाल में लार्जेस्ट एफडीआई कंट्रीब्यूटर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लार्जेस्ट वहीं से आ रहा है। और आप केवल टेलीकॉम के बारे में मत सोचिएगा, इसके अलावा पोखरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेस्ट सेती डैम, कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। इससे लेकर जो कंज्यूमर गुड्स हैं, छोटे छोटे मार्केट हैं, उनमें भी चाइना की ही प्रेजेंस है, दैट वी कैन से। साउथ एशिया, अब चाइना को पता है कि इंडिया साउथ एशिया में अपने आप को लीडर मानता है। साउथ एशिया यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये आपका मालदीव्स। लेकिन उसको लगता है कि साउथ एशिया में इंडिया को एकमात्र लीडर नहीं बनने देना। साउथ एशिया के चुन चुन के हर एक देश को एंटी इंडिया बनाना है, चाहे मालदीव्स हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। नेपाल उस कड़ी में एक मोती की तरह है, आप ये मानिए। तो साउथ एशिया में अगर इंडिया की प्रेजेंस को वीक करना है तो एक एक करके साउथ एशिया के देशों में अपना स्तंभ गाड़ देना है चाइना को। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग नाउ। अब ये 2019 में ही आते हैं शी जिनपिंग नेपाल में और क्या कहते हैं नेपाल आपके साथ जो हमारी रिलेशनशिप अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव थी ना, अब उसको स्ट्रेटेजिक बना देते हैं। स्ट्रेटेजिक का मतलब है कि चाइना का सिक्योरिटी कंसर्न नेपाल का सिक्योरिटी कंसर्न है और नेपाल का सिक्योरिटी कंसर्न चाइना का सिक्योरिटी कंसर्न है। और रही बात इकोनॉमी में भी हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न था।
खैर, जब इन्होंने 14 ट्रेडिंग पॉइंट्स इस समय इस यहां पर ओपन करने की बात करी, अब ये देखिए, ये नेपाल का वो वाला पार्ट है जो चाइना के साथ मिला हुआ है, और हम कह रहे हैं कि भाई यहां पर हिमालयन बॉर्डर्स की वजह से आपके लिए ट्रेड फीजिबल नहीं होगा, लेकिन यहां पर 14 ट्रेडिंग पॉइंट्स का प्लान होना, इसका मतलब क्या है कि चाइना तो आगे बढ़ रहा है भाई, है कि नहीं? वो तो कोविड-19 के बाद फिर ये 4 साल के लिए मतलब रुक गई थी चीजें, लेकिन नाउ चाइना इज एक्सपेंडिंग। और सबसे बड़ा कंसर्न है, देखिए यहां पर केरुंग से लेकर काठमांडू तक रोड एंड रेलवे नेटवर्क, अगर ये बढ़ जाता है और फाइनली फिर ये कनेक्ट कर रहा है हमारे इंडियन बॉर्डर से, तो आपको नहीं लग रहा है इसका मतलब है कि चाइना जो आपका नदर्न, इस सेंट्रल और जो ईस्टर्न सेक्टर है, जहां पर चाइना हमारे लिए चैलेंज क्रिएट करने की कोशिश करता है, उसके अलावा वो एक और फ्रंट यहां पर ओपन कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। नाउ अब हमारा कंसर्न है कि इस एरिया में ऑलरेडी स्पाइस वर्क करते रहे थे, लेकिन अगर चाइना की आवाजाही ज्यादा बढ़ जाएगी तो एंटी स्पाइंग एक्टिविटी, मतलब इंडिया के अगेंस्ट जो स्पाइंग एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? एंटी इंडिया स्पाइंग बढ़ जाएगी, राइट? प्लस ऑलरेडी पीएलए जो है वो मोबिलाइज कर चुकी है अपने जो नेपाल के बॉर्डर वाले एरिया में लाइट मोबाइल डिफेंस फोर्सेस को। कहने का मतलब ये है कि वो स्विफ्ट ऑपरेशन कैपेबिलिटी को इन दीज लोकेशन इंक्रीज कर रहा है। तो अगर वो इंक्रीज कर रहा है, फॉर एग्जांपल जिगाजे, अभी मैं एक मैप के थ्रू भी आपको शो करूंगा, ये रहा जिगाजे, तो जिगाजे में अगर इनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं और यहां से कनेक्टिविटी काठमांडू तक हो रही है, तो आपको नहीं लगता ये इंडिया के लिए कंसर्न वाली बात है? तो यहां पर हमें चाणक्य के बारे में सोचना चाहिए। चाणक्य ने कहा था कि अगर आपका जो बफर है दो ताकतों के बीच में, कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप जिसके बीच में है, तो आप कभी सोच ही नहीं सकते कि वो बफर भी आपके फेवर में रहेगा, मतलब मध्यमा, अगर वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल आपके फेवर में नहीं है। और यहां तो वो कह रहे थे कि आपको नेपाल को अपने फेवर में ही रखना पड़ेगा, उस समय नेपाल नहीं था, मतलब पॉइंट इज कि वो कह रहे थे कि जो भी मध्यमा है वो आपके फेवर में ही होना चाहिए, तभी आपका देश सिक्योर रह सकता है। लेकिन यहां न्यूट्रल छोड़ो, ये तो नेपाल चाइना के फेवर में जा रहा है, तो सीधा हमारे लिए कंसर्न है। और इंडो गैंगेटिक प्लेन तक अगर वो आ गए नेपाल के थ्रू, उसका मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली, तो यहां पर इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहां पर उनका जो पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज हो सकता है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे इंक्रीज हो जाएगा? हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी तो है, लेकिन हमारी मैक्सिमम जो डिफेंस कैपेबिलिटी है हम नदर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर में रख रहे हैं, और चिकन नेक कॉरिडोर पर भी हम स्ट्रांग हैं। लेकिन ये वाली जो एरिया है, इसमें हमारी जो मिलिट्री प्रेजेंस है, वो ऑफेंस एंड डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज हैं वो अभी एडिक्वेट नहीं है। अभी इस एरिया में जो रोड्स हैं वो बीआरओ उसको स्ट्रेटेजिकली नहीं देख रहा, क्योंकि अभी ये जो डेवलपमेंट्स हैं, मतलब दीज डेवलपमेंट्स आर लाइक कि ये आई ओपनिंग है कि हमें इस तरफ तेजी से काम करना पड़ेगा। ये सेंसिटिव जोन है अब सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। चाइना ऑलरेडी थर्ड मोस्ट पावरफुल आर्मी कहा जाता है, और पहले ये कहता तो है कि मेरी तो जो स्ट्रेटेजी है वो एक्टिव डिफेंस की है। एक्टिव डिफेंस नहीं है, एक्टिव डिफेंस नहीं है। चाइना स्ट्रेटेजिक एग्रेशन का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए ये होते हैं मिलिट्री टर्म्स टू शो टू द वर्ल्ड कि देखिए ये हमारा डिफेंस का पोस्चर है। एक्टिव डिफेंस का मतलब है कि चाइना तो ना केवल अपनी सुरक्षा के लिए एक्टिव करता है, जो अपनी फोर्सेस को हम जिगाशे में ला रहे हैं ना, यहां पर मोबिलाइज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ये तो केवल अपना एक्टिव डिफेंस है। लेकिन हमें सीखना चाहिए कि चाइना साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है। साउथ चाइना सी में क्या एक्टिव डिफेंस कर रहा है? नहीं, वो टाइम टाइम पर अपने आप को आगे वहां पर बढ़ाता जा रहा है। उसको हम कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक एग्रेशन। यानी कि अगर एग्रेशन दिखाकर तुम अपने फेवर में काम करा सकते हो तो कराओ एग्रेशन, करो एग्रेशन। सो दैट इज व्हाट चाइना इज डूइंग। तो अगर नेपाल में उसकी इंक्लूड हो जाती हैं, तो जो कि लग रहा है हो रही हैं, तो भाई साहब स्ट्रेटेजिक एग्रेशन ऑन आवर बॉर्डर, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव है ना हमारे लिए। यही बात मैं बता रहा था आपको। वेस्ट, सेंट्रल, ईस्टर्न और ये आपका चिकन नेक यहाँ पर स्ट्रांग है, लेकिन ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। सॉफ्ट बेली है, रोड कनेक्टिविटी, बिहार और आपका जो यूपी वाला एरिया है, यहाँ पर हमें बीआरओ की स्ट्रेटजी से फिर काम करना पड़ेगा। मतलब बीआरओ हैज टू स्टेप अप। नॉट सफिशिएंट मिलिट्री प्रेजेंस, जो आपको कहा बरेली में एक माउंटेन डिवीजन है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर कैंट एरियाज हैं, लेकिन क्या वो ऑफेंस कैपेबिलिटीज और डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए तैयार हैं? दैट वी नीड टू थिंक अपॉन। तो अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? एक बात क्लियर है, दैट एग्रेशन अगेंस्ट नेपाल, ऑल आउट एग्रेशन अगेंस्ट नेपाल इज नॉट हाउ इंडिया कैन सिक्योर नेपाल फ्रंट। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर दोनों का मेल इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सबसे पहले तो हमें नेपाल के साथ एक पुल फैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पुल फैक्टर का मतलब है और कैसे नेपाल के लिए इंडिया जरूरी बन जाए। अगर वहां पर एग्रीकल्चर एक मेजर इशू है, तो क्या हम एग्रीकल्चर रिसर्च में अपनी कोलैबोरेशंस को बढ़ा सकते हैं?
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर इशू है जिसकी वजह से वो डिपेंडेंट हो रहा है, तो क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर में एनहेंस कर सकते हैं अपने कंट्रीब्यूशन को? ऑलरेडी इंडिया ने एग्जांपल दिया है नेपाल को कि देखो भूटान से सीखो। भूटान के टोटल रेवेन्यूज का 40% उसके हाइड्रोलॉजिकल पावर से आ रहा है, और जिसमें मेन कंट्रीब्यूटर कौन है? इंडिया है। तो नेपाल भी अपने हाइड्रोलॉजिकल पोटेंशियल को एक्सपेंड कर सकता है बाय स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट विद इंडिया। एंड नेपाल वाज लाइक कि आप ही से क्यों कराए, हम तो चाइना से करा लेंगे। लेकिन चाइना से अगर आप कराएंगे तो फिर जो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट है उसमें इंडिया आपसे पावर परचेज नहीं करेगा ना, और इंडिया जब आपसे पावर परचेज नहीं करेगा तो उस हाइड्रो पावर प्लांट को बनाकर अगर आप अपनी बिजली नहीं बेच पाए तो भाई साहब पैसा निकालोगे कैसे, उसका रिटर्न कैसे निकालोगे? राइट? तो यानी कि हमें अपनी इंपॉर्टेंस में सपोर्ट और यू कैन से टिल्ट ऑफ रियलिज्म दोनों शो करना पड़ेगा। इंडिया नेपाल रिलेशन पे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर SD मुनी। वो कहते हैं कि इंडिया एक्चुअली पुश पैनिक बटन टू सून। उनका कहना है कि अगर नेपाल और चाइना अगर कुछ एग्रीमेंट साइन करें तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हमें इंडिया के अगेंस्ट ही मानना चाहिए। लेकिन एक दूसरे एक्सपर्ट हैं C राजा मोहन, वो कहते हैं कि भाई इंडिया अगर मान लीजिए चाइना नेपाल एग्रीमेंट साइन करें, इंडिया के अगेंस्ट नहीं मानना चाहिए। तो अगेंस्ट कब मानेंगे? जब फोर्सेस यहाँ पर नेपाल बॉर्डर पर चाइना स्टेशन कर देगा अपनी, तब मानेंगे। अगर भाई इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नेपाल हो जाएगा तो फ्यूचर में कहाँ वो जोन ऑफ पीस की बात कर रहा था कि कोई मिलिट्री स्टेशन ना करे, लेकिन अगर मिलिट्री स्टेशन करने से उसको कुछ ज़्यादा फायदा होता हो चाइना से तो वो भी करा लेगा। जैसे श्रीलंका ने कहा हम बंटोटा, ये तो केवल एक्चुअली सिविल नीड्स के लिए ये एक एक्चुअली पोर्ट है, लेकिन उस पोर्ट पर फिर क्यों हम PLA के और ये चाइनीज नेवी के हम वेसल्स को देख रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर C राजा मोहन कह रहे हैं वी नीड टू हैव आवर मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी इंटैक्ट इन दिस टाइम, राइट? ये हमें करना चाहिए। हम इसको भी साथ साथ लेकर चलें, डेली डेवलपमेंट करा रहे हैं, म्यूचुअल बिजनेस करा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग, ये साथ साथ चलते रहना चाहिए, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप मल्टीपल लेयर्स होती है। जो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कुछ पर्सनालिटीज़ का इन्फ्लुएंस, जो इंडियन पर्सनालिटीज़ का इन्फ्लुएंस, चाहे स्पिरिचुअल यू कैन से गुरुज हैं, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं नेपाल की जनता पर। नेपाल की जनता उनके लोकतंत्र यानी इन पार्टीज़ पर अपना इन्फ्लुएंस रखे, तो इनका भी साथ साथ इस्तेमाल होगा, बट वी कैन नॉट कम्प्लीटली रिलाय। प्लस नेपाल को ये जानना चाहिए कि जब नेपाल में डिजास्टर आते हैं तो फर्स्ट रेस्पॉन्डर कौन हो सकता है, कौन सा देश हो सकता है? इंडिया ही हो सकता है। जैसे नेपाल अर्थक्वेक के टाइम पर भी इंडिया ही था, तो वहाँ पर वो कैपेबिलिटीज़ ऑपरेशनली भी, मतलब ज्योग्राफी की वजह से चाइना अभी नहीं रखता। तो इस हिसाब से हम इस एडवांटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं।